नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, इकोनॉमिक्स का लास्ट सेट है और 1 फरवरी से एग्जाम भी है। आप लोग रेगुलर पढ़ना शुरू करो। कितना टाइम पढ़ाई हो रहा है? बस कितनों भी नहीं नहीं नहीं, जो बोलता है कि 7 घंटा 8 घंटा सोना है, समझो कोई टाइम पास कर रहा है। एग्जाम टाइम में 4 घंटा काफ़ी होता है सोना, कोई जन, हाँ, लेकिन 4 घंटा आप सो तो पूरा रेगुलर सोने का प्रयास करो, ठीक ना। ये कोई जो नहीं है कि 10 घंटा, वो देश चौवास होता है 10 घंटा, ठीक ना। चले देखते रहो फटाफट। लास्ट सेट है। निम्नलिखित में कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की वो ध्यान आकर्षित करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट्स द रीजन ऑफ ब्रोइंग? यहाँ पर रीजन है, एक गैपिंग हो चुका है प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण। देख लो, देखिएगा। Which of the following indicate the region of borrowing by government? ब्रोइंग बाय गवर्नमेंट का इसमें से कौन सा रीजन इंडिकेट करता है? आपका ध्यान से देख लिए, देखिएगा। राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट, प्राथमिक घाटा प्राइमरी, हाँ आया हुआ क्वेश्चन सीयूटी में भी है। राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट, ऑल द अबव। सही आंसर क्या होगा? ये होगा। हाँ 24 में ही आया था ये। चलिए 24 वाला, इसका मतलब क्वेश्चन सबके पास आए सीयूटी का। चलिए ठीक, लगल है हो। 12th के बाद तुरंत सीयूटी पर लगना, ठीक ना। अब जान रहे हो ना कि बिहार का कैसा कॉलेज है। कोई भी बिहार का अच्छा कॉलेज नहीं है, बस केवल आपको लाइफ बर्बाद हो जाता है बिहार में। लास्ट में क्या करोगे? एसएससी, रेलवे, जीडी की तैयारी करोगे। ये ठीक है रेलवे, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। आप बड़े कॉलेज में से जाकर आप एमबीए कर लेते हो, कोई बड़े बड़े आप डिग्री ले लेते हो ना। बड़े स्टेट में क्या होता है, मान लें कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात, ये लोग करता क्या क्या सब गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता है, नहीं ना। इतना ने 12 यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लेता है ना कि कहीं भी बस मान लें कि आप बीबीए किए या नहीं तो सीए का ना, तो देखो सीए का तो 2-2 बैच चलता है यहाँ पर। आपका ठीक आते हैं टॉपिक पर, आप लोग को बताएंगे। पहले ये टॉपिक देखो, इसको पहले करा दे, ठीक ना। जो भी डाउट है टाइम देंगे हम। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखें, निम्न में कौन प्राथमिक घाटे की सही माप है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट मेजर ऑफ प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट का कौन सा एग्जाम्पल है? राजकोषीय घाटा माइनस राजस्व घाटा नहीं। देखो आप लोग को नोट में आप लोग लिखे हैं, क्लियर सा लिखवाए हैं। फिजिकल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट नहीं। राजस्व घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट नहीं। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, यस। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड, ये आपका सही ऑप्शन है। ये क्या है? सही ऑप्शन है। मई में एग्जाम होता है सीयूटी का। कब एग्जाम होगा? मई में। मई में आप लोग का होगा। आगे देखिएगा, सब हम खुद बताएंगे आप लोग को सीयूटी कब एग्जाम है साची। पिछले बार देखें 21 स्टूडेंट निकला था सीयूटी में। आगे देखो, बजट निम्न में कौन सा शब्द है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज वर्ड इज बजट? देखो बराबर क्वेश्चन में आने वाला टॉपिक है, ठीक ना। बजट इसमें से कौन सा वर्ड है? लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, नन ऑफ दीज। तो जो बजट बाबू है ना, कौन सा वर्ड है? बजट आपका फ्रेंच वर्ड है। किस वर्ड से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड से बजट लिया गया है, ठीक ना। आगे देखिएगा, फ्रेंच वर्ड से बजट लिया गया है। आयकर का लाभ प्राप्त होता है। द बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स इज रिसीव बाई। बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स इसमें से कौन रिसीव करता है? केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को, बोथ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नॉन ऑफ दी। आप लोग इनकम टैक्स का जनरली बेनिफिट बाबू किसको मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप लोग का बुक में भले दिया रहे, आप बुक पढ़ोगे ना तो ऐसा आपको सी दिखेगा,
बुक पढ़ोगे तो इसका बेनिफिट किसको दिखेगा, सेंट्रल और स्टेट बुक मेंशन, लेकिन कभी नहीं इसको जितना भी इनकम टैक्स होता है वो सीधे अमाउंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होता है, वैट होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास वैट होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, ये सब होता है, ठीक ना। लेकिन इनकम टैक्स का अमाउंट सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदी में कौन सा बजट वांछनीय है, विच बजट इज डिजायरेबल ड्यूरिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब मंदी के समय। अब डिप्रेशन कब बोलते हैं, जब प्राइस पर यूनिट डाउन हो जाता है, किसी भी गुड्स का कीमत डाउन हो जाता है एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी आर डिक्रीज। प्राइस गुड्स का बढ़ जाता है और परचेजिंग पावर डिप्रेशन है ना, इसमें डिप्रेशन हम इन्फ्लेशन बता रहे थे। डिप्रेशन में क्या होता है कि प्राइस किसी भी गुड्स का डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, अब परचेजिंग पावर ऑफ मनी बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं मंदी। यहाँ पर प्राइस घट जाता है और रुपए का वैल्यू बढ़ जाता है। तो बताओ विच बजट इज डिजायरेबल ड्यूरिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन में कौन सा बजट बनाया जाता है, अतिरेक बजट नहीं, सरप्लस बजट नहीं, घाटे का बजट यस, डेफिसिट बजट बनाया जाता है। कौन सा बजट बनाया जाता है, डेफिसिट बजट। जब भी डिप्रेशन का समय हो ना तब गवर्नमेंट डेफिसिट बजट बनाती है। डेफिसिट बजट तब जान ही रहे जब गवर्नमेंट का एक्सपेंस ज़्यादा होता है, एस्टिमेटेड एक्सपेंस अधिक होता है बाबू, किसके तुलना में, गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रेवेन्यू के तुलना में। एक्सपेंस ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है, ठीक ना। आगे बढ़िए। निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें से बाबू कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, ये तो है ही इनडायरेक्ट टैक्स। संपत्ति का यस, प्रॉपर्टी टैक्स ये नहीं है। सीमा शुल्क भी इनडायरेक्ट है, सर्विस टैक्स भी इनडायरेक्ट है। आपको बोला कि इनडायरेक्ट कौन नहीं है, तो प्रॉपर्टी टैक्स बेटा इनडायरेक्ट नहीं है। निम्नलिखित में कौन वस्तु का नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉमोडिटी टैक्स। इसमें से कौन सा बाबू कॉमोडिटी टैक्स नहीं है, जीएसटी ये तो है ही, उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी ये भी तो आपका कॉमोडिटी टैक्स है, वैट भी है। इनकम टैक्स नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स आपको प्रॉपर्टी पर इनकम पर लगता है, किस पर लगता है, प्रॉपर्टी और इनकम पर लगता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बताओ इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स का बाबू एग्जाम्पल है, देख लो, जीएसटी तो नहीं, एक्साइज नहीं, टैरिफ नहीं है, ये है कॉर्पोरेट टैक्स। पता है ना, टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपसे पूछा है कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसमें से पूछा है कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन है, तो इसमें देखो जीएसटी तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, टैरिफ भी जो होता है ना ये भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन बाबू आपसे पूछा है कि डायरेक्ट टैक्स कौन है, तो इसमें कॉर्पोरेट टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, ठीक ना। आगे देखिए, राजस्व घाटा क्या होता है, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट। बताइए, तो आप जान ही रहे, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का अंत है, डिफरेंस बिटवीन, देखिए यहाँ पर बिटवीन टाइपिंग करता है ना, देख लो, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्ति का अंतर, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट। निर्यात और आयात का अंतर, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कुल व्यय और कुल प्राप्ति का अंतर, टोटल, डिफरेंस बिटवीन टोटल
एक्सपेंडिचर टोटल रिसीप्ट। बाबू इसका रेवेन्यू डेफिसिट का कौन सा ऑप्शन सही है? ए। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीप्ट का डिफरेंस होता है। गैर कर राजस्व है, नॉन टैक्स रेवेन्यू इज। नॉन टैक्स रेवेन्यू इसमें से किसको माना जाता है? बताइए जल्दी जल्दी। इनकम टैक्स आपका तो टैक्स रेवेन्यू है, निगम कर भी आपका क्या है? टैक्स रेवेन्यू है, कॉर्पोरेट टैक्स। डिविडेंड भी आपका टैक्स का ही पार्ट होता है, गवर्नमेंट इस पर भी गवर्नमेंट टैक्स है, पता है ना आपको? देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ाए होंगे कि जब कंपनी मार्केट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, तो गवर्नमेंट डिविडेंड पर भी टैक्स लेती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जो डिविडेंड पर जो टैक्स लगता है उसको किस नाम से जाना जाता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। इसका सही ऑप्शन बाबू क्या होगा? डी होगा। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है वह कहलाता है द एक्सपेंसेज विच रेज प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड। निवेश व्यय इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रक्षा व्यय डिफेंस एक्सपेंडिचर, वेस्ट। बाबू इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। ये सब काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, सीयूटी का ही है, देख लो। देखिएगा 2022 से 2023 के वार्षिक बजट में भारत सरकार ने 65,000 करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा था। इस प्रकार की विनिवेश राशि को सरकार के बजट में प्राप्तियों के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि यह सरकार की करती है। In the annual budget 22-23, the government of the India set up disinvestment target of rupees 65,000 crore. Such proceeds from disinvestment can be classified as receipt in of the government budget as it leads to of the government। इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो ऐसा क्वेश्चन शायद आपको हम दिए ही थे, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में डाला गया है, ठीक ना? हाँ ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या है? कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट्स, ये होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, 12 का ए। किसी को डाउट नहीं है इसमें? चलिए, ए 12th में आने की संभावना कम है। ये सीयूटी का क्वेश्चन आपका है। किसका है? सीयूटी का। एक और देखो तो लॉन्ग है। आगे देखें, अर्थव्यवस्था में विद्यमान समान मूल्य स्तर की समस्या से निपटने के लिए सरकार के बजट उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयोग से अधिशेष बजट को लाभ सकती है। In order to tackle the problem of rising general price level in an economy, government may come up with surplus budget to achieve the budget objective of साधनों का पुनः आवंटन, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। आगे देखो, मूल स्थिरता, स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। यस, देखो क्वेश्चन में ही बोला है, इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग जनरल प्राइस लेवल। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट स्टेप उठाई है किसको रोकने के लिए? टैकल करने के लिए राइजिंग जनरल प्राइस लेवल को रोकने के लिए। इसका मुख्य क्या उद्देश्य था? प्राइस को स्टेबिलिटी करना। तो इसका सही आंसर बाबू कौन सा होगा? ए 1 होगा, 3, 2। आपको सी ऑप्शन है 1। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? केवल 2। एक गवर्नमेंट स्टेप क्यों उठा रही है? ताकि हम किसी भी गुड्स को प्राइस को स्टेबल कर सके। गवर्नमेंट क्यों स्टेप उठा रही है? क्योंकि किसी भी गुड्स को प्राइस को हम लोग क्या कर सके? स्टेबल कर सके।
चलिए आगे देखिए। ठीक, आगे देखिएगा। विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप है? विच वन इज काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट का इसमें से कौन सा काइंड है? स्थिर विनिमय दर, फिक्स एक्सचेंज रेट, यस। लोचपूर्ण विनिमय दर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यस। ए एंड बी बोथ होगा। एक्सचेंज रेट दो टाइप का होता है, आप तो जान ही रहे हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट जिसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इसको कौन डिसाइड करता है? डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिसाइड होता है, ठीक ना। तो इसका दोनों होता है। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू? बताओ तो इसमें से कौन सा बाबू सही है? स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। फिक्स एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, यह सही है। लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर होता है, यह सही है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई। बाबू सही है, ऑप्शन क्या है? ये दोनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। आगे चलिए, मन लगा के पढ़ते रहो। स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप है? विच वन इज ए काइंड ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट? बताओ तो फिक्स एक्सचेंज रेट का इसमें से कौन सा बाबू काइंड है? विनिमय दर की स्वयंमान प्रणाली, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, यस। विनिमय दर की वेस्टर्न यूड प्रणाली, ब्रिटन यूड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ए एंड बी। बाबू सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सी होगा। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सी होगा। ये तो सब बताया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखो, स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से गुण है? विच वन इज ए मेरिट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट? फिक्स एक्सचेंज रेट का इसमें से कौन सा मेरिट है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, प्रोमोट्स फॉरेन ट्रेड, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, इंड्यूस फॉरेन कैपिटल, पूंजी निर्माण में वृद्धि, इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। बाबू इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। किसी को तो डाउट नहीं है ना? मन लगा के पढ़ते रहो। हाँ, अभी जो भी सोचना है बाद में। कौन बोला? किसका शादी इसमें होने लगा? ठीक, पहले पढ़ लो, उसके बाद जो दिमाग बोर्ड के एग्जाम देने के बाद सही में है नहीं। चले ठीक, नहीं कोई खराब बात थोड़ी है, शादी करना करो। इससे भी तो देश का जनसंख्या 141 करोड़ हो गया, 2-4 और बढ़ेगा। चले देखते रहो, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है। चलिए ठीक। अच्छा, शादी करके सन्यास बन जाएगा वो, तो फिर तो शादी सन्यासी बनना है तो शादी क्यों करेगा? अच्छा ठीक है, अभय सिंह बाबा है उसके जैसा, वो शादी थोड़ी ही किए थे। चलो देखो, पहले वो तो IITN इंजीनियर बेचारे बने, इतना बड़े बड़े पैकेज छोड़ के उन्होंने साधु महात्मा के वेश धारण किया। उन्होंने पहले देखा उस चीज को, उन्होंने हासिल किया, बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि चले दूसरा डायरेक्शन में। पहले वो करो, तो पहले 12th तो पहले पास करो। चलो देखो इधर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, ध्यान से देखिए। स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से दोष है? ठीक ना। विच वन इज ए डिमेरिट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट? बताए फिक्स एक्सचेंज रेट का इसमें से कौन सा डिमेरिट है? राष्ट्रीय हितों की अवहेलना, इग्नोर नेशनल इंटरेस्ट। आगे देख लो, पूंजी का सीमित प्रवाह, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल, विनिमय दरों में आकस्मिक उच्चावचन, सडन फ्लैक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, ऑल द अबव। बाबू इसका ऑप्शन क्या सही होगा? डी होगा।
लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से गुण है? विच वन इज ए सॉरी देखिए, विच वन इज ए मेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट? सरल प्रणाली, सिंपल सिस्टम, यह सही है। सतत समायोजन, कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट, ये भी बाबू सही है। भुगतान संतुलन में सुधार, इंप्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी सही है। ऑल द एबव, बाबू सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा इसका, ऑल द एबव। आपका लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से दोष है? विच वन इज ए डिमेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बाबू इसमें से कौन सा डिमेरिट है? निम्न दर के दुष्परिणाम, बैड रिजल्ट ऑफ लो रेट, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, यस। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अस्थिति, इनस्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज। देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता, इसका मतलब इनस्टेबिलिटी मतलब होता है कि कभी कभी अंतरराष्ट्रीय बाजार कभी बढ़ जाता है तो बाबू कभी घट जाता है। ऑल द एबव, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। इनस्टेबिलिटी में डाउट नहीं ना है? चलिए, इनस्टेबिलिटी मतलब होता है कि कभी कभी एक्सचेंज रेट कभी हाई हो जाना तो कभी डाउन हो जाना, अचानक कभी बढ़ जाना तो कभी घट जाना, इसको बोलते हैं इनस्टेबिलिटी, मतलब जो स्टेबल ना रहे, ठीक ना। चलिए आगे देखते चलो। विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? विच वन इज ए सोर्सेस ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज का इसमें से कौन सा बाबू डिमांड है? विदेशों से वस्तुओं सेवाओं का आयात, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अब्रोड, ये तो सही है क्योंकि इंपोर्ट पुला है। देख लो, आपको फॉरेन करेंसी का डिमांड क्यों पड़ेगा? फॉरेन करेंसी का डिमांड क्यों जरूरी पड़ेगा? हम चाहते हैं कि दूसरा देश से सामान खरीदें तो हमारे पास फॉरेन करेंसी होना चाहिए ना। जैसे हम चाह रहे हैं कि हम दूसरा कंट्री से पेट्रोल खरीदें, मान लें कि हम अमेरिका से ही पेट्रोल खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास डॉलर रहेगा तब तो अमेरिका से पेट्रोल खरीदेंगे ना, कोई दिक्कत? चलिए, इसीलिए डिमांड की जरूरी होता है फॉरेन करेंसी का। आगे देखो, विदेशों में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन नेशन, 100% सही है। हम यदि चाहते हैं कि दूसरा कंट्री में इन्वेस्ट करें तो उस कंट्री का करेंसी मेरे पास होना चाहिए, ये भी सही है। विदेशों में वेट उपहार योजना, गिफ्ट स्कीम टू फॉरेन नेशन, ये भी बाबू हम चाहते हैं कि अमेरिकन को गिफ्ट दें तो उस देश का हमारे पास करेंसी होगा तब ना गिफ्ट देंगे। ऑल द एबव, बाबू सही आंसर क्या होगा? इसका डी होगा। विदेशी विनिमय दर का निदान होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइन बाई, फॉरेन एक्सचेंज रेट को कौन बाबू डिटरमाइन करता है? विदेशी करेंसी की मांग द्वारा, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी करेंसी की पूर्ति द्वारा, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा, यस, डिमांड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यस, इसके द्वारा बाबू डिटरमाइन होता है एक्सचेंज रेट। विदेशी विनिमय बाजार के रूप है, द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या फॉर्म है? हाजी या चालू बाजार, स्पॉट मार्केट, यस, वायदा बाजार, फॉरवर्ड मार्केट, ए एंड बी। ये तो सब आप लोग कॉपी में लिखे ही हैं, सारा चीज़ लिखवाया गया है आप लोग। इसका डिफिनेशन भी पूछता है बाबू, स्पॉट मार्केट का आप लोग डिफिनेशन भी पढ़ के जाना, फॉरवर्ड मार्केट का सारा देख लो। जो यहाँ पर तीनों बैच में जो क्लास किए होंगे सारा स्टूडेंट को एक एक करके लिखवाया गया होगा, ठीक है। हाँ, सीयूटी के क्लास होगा, ये जैसे आपका एग्जाम होगा ना तो हम खुद यूट्यूब पर भी नोटिफिकेशन डालेंगे, बहुत स्टूडेंट मैसेज भी कर रहे हैं। सीयूटी के लिए क्लास होगा, जैसे आप पहले 12th के एग्ज़ाम अच्छा से दे दो उसके बाद खुद हमें शॉर्ट वीडियो बना के आपको बताएंगे कि किस डेट से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। आप जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अब देखो, विदेशी विनिमय दर का निदान होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइन बाई, कौन? फॉरेन एक्सचेंज रेट को बाबू कौन डिटरमाइन करता है? सरकार द्वारा,
गवर्नमेंट, आपका मोल तोल द्वारा बार्गेनिंग, विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड बैंक, मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा डिमांड सप्लाई फोर्स। यस, फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटरमाइन कैसे होता है बाबू? डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटरमाइन होता है। विनिमय दर का अर्थ है बाई एक्सचेंज रेट वी मीन्स एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी देशी मुद्रा देनी होगी, हाउ मच लोकल करेंसी वी हैव टू पे फॉर फॉरेन करेंसी। सही ऑप्शन है, एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी दूसरी विदेशी मुद्रा देनी होगी। यस, हाउ मच ऑफ ए फॉरेन करेंसी वी हैव टू पे फॉर अदर फॉरेन करेंसी। 100% सही है। विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री दर, द रेट एट विच फॉरेन करेंसी इज बाउट एंड सोल्ड। 100% बाबू इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। विदेशी विनिमय की प्रक्रिया होती है द प्रोसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रीज, विदेशों के मध्य, देखिए बिटवीन द कंट्री। यस, इसका मतलब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट किसके बीच में यूज होता है? जब एक देश का करेंसी हम लोग खरीदते हैं ना, तो देखा जाता है कि जैसे अभी फिलहाल एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि $1 बराबर कितना रुपया है? 86। इसका मतलब है कि आपको अमेरिकन डॉलर एक लेना होगा तो लगभग आपको कितना रुपया देना होगा? 86 रुपया अमेरिका को देना होगा। तो ये दो देश के बीच में एक्सचेंज होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट समझ में आ गया ना? वैसा रेट जिस पर एक देश के करेंसी को दूसरे देश के करेंसी में परिवर्तन किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल, $1 बराबर कितना रुपया है? 86। यदि आप चाहते हो कि $1 हम कहीं से परचेज करें या हम कोई सामान खरीदें जिसका $1 है, मान लें कि अमेरिका से यदि आप कोई सामान खरीदते हैं उसका प्राइस कितना लिखा हुआ है? $1। इसका मतलब कि इंडियन रूपी में कितना देना होगा? 86 आपको देना होगा। ठीक ना? चलिए आगे देखें। ब्रेटन वुड प्रणाली के समय अधिकांश देशों में था। डूरिंग ब्रेटन वुड्स सिस्टम मोस्ट कंट्री हैड, उस समय मैक्सिमम कंट्री में क्या था? स्थिर विनिमय दर, फिक्स एक्सचेंज रेट। आगे देखें, अधिविकसित विनिमय दर, पेग आपका एक्सचेंज रेट, ए एंड बी बोथ नॉन ऑफ दीज। बताइए इसका सही ऑप्शन फटाफट। सही है, फिक्स एक्सचेंज रेट। मुक्त बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित दूसरी मुद्रा के संबंध में एक मुद्रा की कीमत के रूप को कहते हैं द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अनदर करेंसी डिटरमाइंड बाय फ्री मार्केट फोर्स इज नोन एज। फ्री मार्केट फोर्स के द्वारा बाबू कौन डिटरमाइन होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यही डिमांड सप्लाई के द्वारा डिटरमाइन होता है, फ्री मार्केट फोर्स द्वारा। फ्री मार्केट फोर्स यदि जब भी बोले तो आंख मूंद के किस में टिक मार देना? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्योंकि ये बाबू किसके द्वारा डिटरमाइन होता है? फॉरेन करेंसी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिटरमाइन होता है। डिमांड और किसके द्वारा बाबू डिटरमाइन होता है? सप्लाई के द्वारा। फॉरेन करेंसी मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड और उसके सप्लाई के द्वारा ये रेट का डिटरमाइन होता है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़िए। आगे देखें, एक देश की मुद्रा की किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को कहते हैं द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज। आगे देखें, अदायगी संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, और मूलन आपका डिविएशन, विनिमय दर एक्सचेंज रेट, डिप्रेसिएशन, ये तो होगा नहीं। इसका सही आंसर बाबू क्या होगा? एक्सचेंज रेट। जब किसी देश की विनिमय दर का निर्धारण बाजार
शक्तियों द्वारा होता है तो इस प्रकार की विनिमय दर को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? व्हेन द फॉरेन exchange rate of country is determined by market force, then what is the type of exchange rate? जब मार्केट फोर्स के द्वारा होता है ना तो इसको क्या कहेंगे? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यहाँ पर बाबू देखो मार्केट फोर्स के द्वारा बोला कि कौन वैसा एक्सचेंज रेट है जो कैसे डिटरमाइन होता है? मार्केट फोर्स के द्वारा। तो बाबू सही ऑप्शन क्या होगा? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इसका ऑप्शन होगा। बायपासेस बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड तब जान ही रहे, विजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट और विजिबल गुड्स का इंपोर्ट के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। आप लोग तो सब पढ़े ही हैं। अब बताओ, दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मतों का यात, यस, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस, ये माइनस का साइन है बाबू, ये क्या किसका साइन है? माइनस का, माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, यस। दृश्य तथा अदृश्य मदों का निर्यात, दृश्य तथा अदृश्य मदों का यात नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल विजिबल आइटम जाता है बाबू। कौन सा आइटम जाता है? केवल विजिबल आइटम्स। आप तो जान ही रहे कि विजिबल आइटम्स उस आइटम को बोलते हैं जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, एंड दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी हो। आगे देख लीजिए, दृश्य मदों का आयात माइनस दृश्य मदों, चलिए इसका बाबू सही ऑप्शन क्या है? ए है। ये पूरा पढ़ लेना है अच्छा से। भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती है? विच आइटम आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो बाबू तीनों जाता है, दृश्य मदे, विजिबल आइटम्स, और दृश्य मदे इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर, ऑल द एबव। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बाबू तीनों जाता है, ठीक ना। चलिए, दृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? विच वन इज द विजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? इसमें से बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल आइटम कौन है? विजिबल आइटम तब जान ही दें, वैसा आइटम जिसको देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है बाबू, उसको बोलते हैं विजिबल आइटम्स। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मशीन आपका विजिबल आइटम है, कपड़ा विजिबल आइटम है, सीमेंट विजिबल आइटम है, ऑल द एबव। इसका सही आंसर बाबू क्या होगा? डी होगा। अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? विच वन इज द इनविजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? इसमें से भी इनविजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते हैं। इनविजिबल आइटम बाबू किसको बोलते हैं? जिसको देख नहीं सकते हैं। जैसे सर्विस को, क्या हम सर्विस को कभी भी देख सकते हैं? जैसे हम अभी क्लास से ले रहे हैं, आपको दिखेगा कहाँ हम क्या क्या बोले हैं? हवा में आपको दिखाई देगा? कभी नहीं ना। इसको फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। आगे देखो, बैंकिंग, आगे देखिए, जहाज रानी, शिपिंग, कम्युनिकेशन, ऑल दैट, ये सब के सब इनविजिबल है। सब के सब बाबू क्या है? इनविजिबल है। भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? विच वन इज, आगे देखें, विच वन इज द फीचर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? बताइए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इसमें से कौन सा फीचर्स है? क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक अकाउंट्स, निश्चित समय अवधि, फिक्स टाइम पीरियड, व्यापकता, कंप्रहेंसिव, ऑल द एबव। बाबू इसमें से इसका सब के सब फीचर्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। एक निश्चित अवधि में निर्यात मूल और सेवाओं के आयात, हस्तांतरण, भुगतान के बीच का अंतर है। इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस ट्रांसफर पेमेंट इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बता, व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं। देखे, शुद्ध दृश्य, शुद्ध अदृश्य सेवाएं, नेट इनविजिबल सर्विस, यस।
सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। इसको रटते चलिए। मेन ये सब 12 सेट जो कर लिया, 50 नंबर रखा हुआ है। चालू खाते के निम्नलिखित में कौन सी मदे है? विच वन इज द आइटम ऑफ करेंट अकाउंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होता है, आप तो जान ही रहे हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट। तब बाबू इसका कौन सा मदे है? करेंट अकाउंट है। आगे देखिएगा, विच वन इज द आइटम ऑफ करेंट अकाउंट? करेंट अकाउंट का बाबू इसमें से कौन सा आइटम है? दिरीश मदोकायात इंपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम्स, पर्यटकों का खर्च एक्सपेंस ऑफ टूरिस्ट, दिरीश मदों का निर्यात एक्सपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम्स। यस बाबू, करेंट अकाउंट का सभी के सभी कंपोनेंट है। ये तीनों के तीनों बाबू किसका कंपोनेंट है? करेंट अकाउंट का कंपोनेंट है, ठीक ना। आगे देखिए, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? विच वन इज आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट? बताइए, कैपिटल अकाउंट का बाबू कौन कौन आइटम है? सरकारी सौदे, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस, निजी सौदे, प्राइवेट ट्रांजेक्शंस, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाबू सब के सब कैपिटल अकाउंट का सब के सब आइटम है। ये तीनों के तीनों कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, ठीक ना। चलिए, भुगतान शेष का घटक है। द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर। बैलेंस ऑफ पेमेंट का बाबू इसमें से कौन सा कंपोनेंट है? चालू खाता, करेंट अकाउंट, ये तो है ही। पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, बाबू ये भी है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ हाँ, तो मैं तो सेंटर पे हूँ अभी। हाँ हाँ हाँ, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु किसी देश के भुगतान संतुलन में चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज की जाएगी? विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम विल बी इंटर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? करेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड बाबू लेफ्ट साइड होता है, अकाउंट का उल्टा होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को धजिया होता है इसमें, ठीक ना। करेंट अकाउंट लेफ्ट साइड होता है, डेबिट साइड राइट साइड। लेफ्ट साइड दिखाता है कि कितना आया, राइट साइड दिखाता है कितना गया। तो अब बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम विल बी इंटर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? करेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड किसको दिखाएंगे? अच्छा बैठिए, बैठिए, बात सुनाते हैं। आगे देखिएगा, विदेशी विदेश से ऋण, बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड, मशीनरी का आयात, इंपोर्ट ऑफ मशीन। आगे देख लीजिएगा, एक्सपोर्ट ऑफ टी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बताओ तो आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट? चलिए ठीक है, सी, एक्सपोर्ट ऑफ टी। एक्सपोर्ट करेंगे तब ना मनी आएगा। जैसे जैसे एक्सपोर्ट करेंगे वैसे वैसे आपके पास मनी रिसीव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स, ये तो आप जान ही रहे। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम्स एंड टोटल इंपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम। ये दोनों का आपका डिफरेंस होता है, ठीक ना। आगे देखिए, पूंजी के लेन देन से, कैपिटल ट्रांजेक्शंस। आगे देखिए, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, कुल क्रेडिट तथा डेबिट से, टोटल डेबिट एंड क्रेडिट। नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में बस दो चीज आता है, ठीक ना।
टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इसमें केवल क्या जाता है, विजिबल आइटम का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जाता है, ठीक ना। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु किसी देश के भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में शामिल है। विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री। कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सा जाता है, तो आप सारा पढ़े हुए हैं। विदेशों में संपत्ति से प्राप्त ब्याज और किराया, इंटरेस्ट एंड रेंट रिसीव फ्रॉम एसेट अब्रोड। या याद रखना, यहाँ पर पूछा है केवल विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो कंपोनेंट होता है, आप तो जान ही रहे। एक आपका होता है करेंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में वैसा ट्रांजैक्शन जाता है जिससे देश का एसेट और लायबिलिटी प्रभावित हो। कैपिटल अकाउंट में वैसा ट्रांजैक्शन जाता है जिससे हमारे देश का एसेट और लायबिलिटी क्या हो, प्रभावित हो, वैसा चीज इसमें जाता है। देखिएगा, विदेशों, ये तो हो गया बैंकिंग सेवाएं से आए, इनकम फ्रॉम बैंकिंग सर्विस। विदेशों से प्रेषण, रिमिटेंस फ्रॉम एब्रोड। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यस, इसी को बोलते हैं एफडीआई। कोई भी मान ले कि फॉरेनर हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करता है, इससे क्या होता है ना कि हमारे देश के, मान ले कि इंडिया में आके कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो हमारे देश का प्रॉपर्टी कम होगा। मान ले कि हमारा कोई इंडियन दूसरा कंट्री से कभी लोन लेता है तो हमारे देश का लायबिलिटी बढ़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल ट्रांजैक्शन। इसका सही ऑप्शन बाबू क्या होगा, डी होगा। आगे देखते चलिए, भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन सा आर्थिक कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिक रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, व्यापार चक्र, बिजनेस साइकिल। यस, इसका सही आंसर क्या होगा, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन में कितना बार, आप लोग का टेस्ट में भी हुआ है ये सब। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते में नहीं आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कम इन कैपिटल अकाउंट। सरकारी सौदे, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, प्रत्यक्ष निवेश, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक पक्षीय हस्तांतरण, यूनिलेटरल ट्रांसफर। आगे देखे, नॉन ऑफ दीज, बताओ तो फटाफट इसका सही आंसर। चलिए ठीक, डी होगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2-3 और है, इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस में लगल हो फटाफट, अब टाइम नहीं है। चलिए देखते रहिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताओ तो फटाफट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। भुगतान संतुलन एक प्रवाह अवधारणा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। व्यापार संतुलन में केवल माल का निर्माण, निर्यात और आयात शामिल है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। आगे देखो, आपको देखना है इसमें से कौन गलत है। विदेशी देशों के लिए दान भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में दर्ज किया जाता है। चैरिटी टू फॉरेन कंट्रीज इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की तुलना में व्यापक अवधारणा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। 100% बाबू क्या है, सही है, बताओ इसका सही आंसर। चलिए ठीक है, सी होगा। चैरिटी टू फॉरेन कंट्रीज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, एक गलत है। ये चैरिटी जो देते हैं ना किसी कंट्री को ना, तो इसको करेंट अकाउंट में दिखाते हैं। कहाँ पर दिखाते हैं, करेंट अकाउंट में। लेकिन देखो इसमें क्या मिस्टेक किया,
कि जो चैरिटी देते हैं वो कहाँ पर दिखाया जाता है, कैपिटल अकाउंट में। ये बाबू गलत किया है, ठीक ना। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, क्योंकि इसमें जितना भी चैरिटी हो, डोनेशन हो, यदि किसी भी देश को हम हेल्प करते हैं वो करेंट अकाउंट में जाता है, ना कि कैपिटल अकाउंट में जाता है, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा व्यापार संतुलन का घटक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का बाबू इसमें से कौन सा, देखो नॉट पूछा है, जहां पर नॉट रहे वहां पर सावधानी हो जाना। नॉट वाला मैक्सिमम स्टूडेंट का गलती हुआ है, देखो सीए फाउंडेशन में भी यही हालत हुआ है। तो जब भी नॉट वाला क्वेश्चन पूछे वहां पर एकदम से सावधान हो जाना है। बताओ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। विदेशी ऋण, फॉरेन डेप्ट, वस्तुओं का आयात, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और विदेश व्यापार, इनविजिबल आइटम। यस, इनविजिबल आइटम बाबू कभी भी बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं जाता है। इनविजिबल आइटम कभी भी बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में बाबू केवल क्या जाता है, विजुअल आइटम। यही आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का कौन कंपोनेंट नहीं है, तो ये आपका कंपोनेंट नहीं है। कोई दिक्कत है यहां तक। चलिए आगे देखते चलो बस। जब व्यापार संतुलन अनुकूल होता है तब सूत्र होता है, व्हेन देयर इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। देन फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होगा, जब आपका टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होगा। क्या होगा, जब आपका जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट बाबू किससे ज़्यादा होगा, इंपोर्ट से ज़्यादा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल। क्या इसको बोलते हैं, फेवरेबल। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो किससे, इंपोर्ट से। भुगतान संतुलन का घाटा किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। हाउ कैन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बी करेक्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही कैसे किया जा सकता है। आयात प्रतिस्थापन द्वारा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, निर्यात संवर्धन द्वारा, एक्सपोर्ट प्रमोशन, यस, उत्पादन वृद्धि द्वारा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यस। इसका सही ऑप्शन बाबू क्या होगा, डी होगा। पूरा मन लगा के पढ़ते रहो, सब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, पूरा दिन रात एक कर दो, ठीक ना। टॉपर होना कोई बड़ी बात नहीं होता है। आप देखें ना, हर एक साल एक न एक स्टूडेंट यहाँ से टॉपर हो रहा है। टॉप 5 में तो इस बार भी 2 स्टूडेंट कन्फर्म है यहाँ से। देखते रहो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बताओ इसमें से कौन सा गलत है। लेखा की दृष्टि से भुगतान से सदैव संतुलन की दशा में रहता है, यस। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस, यस। ये तो सही है, लेकिन आपको पूछा है कि कौन गलत है। ये तो सही ऑप्शन है, आपको देखना है कि इसमें से कौन गलत है। निजी ऋण का भुगतान पूंजी खाते की देनदारी प्रविष्टि में आता है। द पेमेंट ऑफ प्राइवेट लोन कम इन द डेबिट साइड एंट्री ऑफ कैपिटल अकाउंट। आगे देखो, और दृश्य मदों के अंतर्गत कपड़ा, मशीन को शामिल किया जाता है। क्लॉथ एंड मशीन आर इंक्लूडेड इन इनविजिबल। देखो यही गलत है। क्या मशीन को हम लोग देख नहीं सकते हैं, क्लॉथ को देख नहीं सकते हैं, देख सकते हैं ना, लेकिन ये बोला कि इनविजिबल है, यही तो गलती है। यही आपसे पूछा है कि इसमें से कौन इनकरेक्ट है, मतलब कौन गलत है। अब देखें लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन का चालू खाते का एक घटक कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेंट अकाउंट का इसमें से कौन सा कंपोनेंट है। देखिए, पोर्टफोलियो निवेश, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी सहायता, फॉरेन एड्स। आगे देखिए, वस्तुओं का आयात, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आगे देखिए, विदेशी ऋण, फॉरेन ट्रेड। अब बताइए करेंट अकाउंट का इसमें से बाबू कौन सा कंपोनेंट है। तो इसका सही कंपोनेंट कौन है,
इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यही पूछा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट, ये जो है ना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। फॉरेन एड्स जो है ना विदेशी सहायता, ये भी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। दोनों किस में रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट में। फॉरेन डेट्स मतलब किसी कंट्री से हम लोन ले लिए, फॉरेन डेट्स मतलब किसी कंट्री से हमने क्या ले लिया? लोन। तो ये भी कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट में। बताया ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट बनता है, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में वैसा ट्रांजैक्शन जाता है जिससे हमारे देश का एसेट लायबिलिटी प्रभावित ना हो, और कैपिटल अकाउंट में जस्ट इसका उल्टा होता है, अपोजिट साइड। कैपिटल अकाउंट में वैसा ट्रांजैक्शन जाता है जिससे हमारे देश का एसेट लायबिलिटी प्रभावित हो, ठीक ना। तो देख लो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी होगा। अब देख लो हम पहले भी बताए थे कि इकोनॉमिक्स में 12 सेट है, आपका 12 सेट समाप्त हो गया। यदि आप 12 सेट ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेते हैं तो 50 नंबर आपका कंफर्म है, फिक्स। इसमें नहीं कि कोई सवाल नहीं होता है, ठीक। अकाउंट का भी जाएगा, अकाउंट का आप लोग प्ले स्टोर में जाके, सॉरी, आपका अकाउंट को यदि आपको स्टार्टिंग से भी चाहिए तो कुछ और वीडियो चाहेगा, कंपनी के चाहिए, बिजनेस स्टडी के चाहिए, तो आप कोचिंग का आप यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पर प्ले लिस्ट बना होगा। प्ले लिस्ट में सारा आपका एक एक करके मिल जाएगा, जो भी चाहिए वो सारा, प्रैक्टिकल भी, 5 नंबर का भी गेस क्वेश्चन है उसमें, ठीक ना। आप 5 नंबर वाला में भी चाहो तो अकाउंट को गेस क्वेश्चन देख लो, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों मिलेगा, ठीक। फटाफट देखते रहिए। इसके अलावा भी कोई चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर कहना, ठीक। ठीक, सभी को थैंक यू।